अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर बाकरी। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर से जो इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को रन भी कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिस्टम में क्या मसाइल हैं, कौन से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। और आपको पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से सारी डिटेल्स नदीम भाई बताएंगे। आज हमारे साथ गेस्ट हैं नदीम खान, टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान टीम के। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। नदीम भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप खुद भी क्रिकेट खेले हैं, तो आप अपनी ज़रा क्रिकेट जर्नी के बारे में बताइएगा कि उस टाइम कितना मुश्किल होता था क्रिकेट जो है ना, मसाइल कितने थे और किस तरह आप जो है ना ऊपर है क्रिकेट। हाँ, बस जब काफ़ी जल्दी शुरू कर ली थी, और मेरे ख़्याल से जब मैंने पहला हार्ड बॉल का मैच खेला होगा, मैं 11-12 साल की उम्र हो गई जी। मोस्टली मना करते हैं 12 साल से पहले खेलने को, लेकिन हमने बहुत जल्दी शुरू कर ली थी। और स्कूल से शुरू करी, फिर क्लब क्रिकेट थी, और उसके बाद कॉलेज से काफ़ी खेला, फिर यूनिवर्सिटी से खेला, और इसके साथ साथ कराची की अंडर 19, फिर कराची की मेन टीम में। तो काजिम ट्रॉफ़ी मैंने खेली कोई 86-87 के सीज़न में, व्हेन आई वाज 17 जी। और घर से बहुत सख्ती थी खेलने को, क्योंकि उस वक्त क्रिकेट इतना प्रोफेशनल गेम नहीं था। बिल्कुल। तो उस वक्त यही कहा जाता था कि जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्रिकेट है भी बड़ी ड्यूरेशन का गेम होता है, पूरा पूरा दिन खेलते हैं, तो पढ़ाई का नुकसान होगा, तो घर से बहुत सख्ती थी जी। लेकिन फिर हम ऐसा होता था कि जीन्स पहनते थे, उसके नीचे वाइट कपड़े पहन के जाते थे मैच खेलने छुप के। बिल्कुल। और इस तरह खेलते रहे। और फिर जब वो मैंने पाकिस्तान कराची अंडर 19 से फाइनल था जो हमारा, उसमें 10 विकेट ली, तो वालिद साहब क्योंकि डॉन अखबार पढ़ते थे, तो उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गए कि इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हो। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी थी। इन द मीन टाइम फिर मेरा उसके बाद NET यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग के लिए, तो फिर उनको सुकून हो गया कि पढ़ भी लेगा, खेल भी लेगा। बिल्कुल। तो इस तरह शुरू में बड़ी डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन ये कि हम खेलते रहे। और पता है आपको, क्रिकेट ऐसे ही है कि जुनून का गेम है, जिस जुनून के बगैर तो आप ये खेल नहीं सकते पूरा पूरा दिन। सही कह रहे हैं। और जिस तरह पाकिस्तान का मौसम होता है, गर्मी भी बहुत होती है और सर्दी भी बहुत होती है, तो एक्सट्रीम वेदर में आप पूरा पूरा दिन खेलना, तो इसके लिए जुनून की ज़रूरत है। तो वो शुरू से पहले दिन से हमें शौक़ था। बिल्कुल। तो खेलते रहे। और फिर 93 में आपका सबसे पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए नाम आया, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी जब आपको पता चला कि आप कौमी टीम के लिए मुंतखब हुए हैं? देखिए, कोई भी बच्चा जो क्रिकेट खेलता है उसका यही ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान टीम में जाने की। तो वो तो आप ऐसे ही है कि जब नाम आया तो ज़ाहिर बात है सारी जो क्रिकेट की जर्नी थी वो इसीलिए थी, तो बहुत खुशी की बात थी। और स्पेशली ये कि मेरा और मोइन का साथ ही नाम आया टीम के अंदर। ये मोइन पहले भी खेल रहा था, लेकिन जब मेरा नाम आया तो दोनों हम टीम में थे, तो वो और ज़्यादा खुशी की बात थी कि हम दोनों ने, क्योंकि हम दोनों को पता है कि हमने कितनी मुश्किल से क्रिकेट खेली उस वक्त, और फिर एक साथ टीम में भी खेले। तो जब नाम आया तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, घर में भी खुशी थी सबको कि दोनों भाई जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जो कि इन बच्चों की ख्वाहिश थी। बिल्कुल। अच्छा, आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक को लास्ट 10 सालों से जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हैं, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जब से आप अटैच हैं, तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते हुए इतना अरसा हुआ है, तो आपके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने के बाद चलाने को? अब असल में मैं हाँ, काफ़ी साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। मुझे तकरीबन कुछ 6-7 साल हुए हैं, 10 साल नहीं, लेकिन 7-1 साल का अर्सा हो गया। हाँ, लेकिन मुख्तलिफ रोल से। पहले मैं क्रिकेट कमेटी का मेंबर था। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं जो है वो पाकिस्तान 19 का मैनेजर रहा हूँ 2 साल। और उसके बाद फिर मैंने ये 2020 में मैंने डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की जॉब मुझे ऑफ़र हुई, तो मैं इधर आया। तो ये कोई 4-5 साल जो है वो मेनली वो काम था जहाँ पे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में देख रहा था, एकेडमीज़ देख रहा था। उससे पहले मेरे पास डिसीजन मेकिंग जॉब नहीं थी, यानी कि मैनेजर की जॉब थी, और क्रिकेट कमेटी जो है वो भी रिकमेंडेशन अपनी देती है। लेकिन ज़ाहिर बात है, मैं 86 से पाकिस्तान की क्रिकेट में हूँ, तो इस आप ऑलमोस्ट 35-36 साल हो गए। तो इनसाइड आउट हमें क्रिकेट का पता है। फिर हमने स्क्रैच से क्रिकेट खेली, यानी कि क्लब क्रिकेट हमारी बड़ी ज़्यादा होती थी।
तो हर लेवल पे काफ़ी अर्सा, फर्स्ट क्लास भी मैंने कोई 17-18 साल खेली, तो वो उस एक्सपीरियंस का बड़ा फ़ायदा हुआ और हमें इनसाइड आउट क्रिकेट का पता था कि पाकिस्तान में क्रिकेट कैसे चलती है और उसके कहना चाहिए कि उसकी जो स्ट्रेंग्थ है वो क्या है और उसमें किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से उस एक्सपीरियंस का काफ़ी फ़ायदा हुआ और फिर मैं मैनेजमेंट में मैंने असल में मोस्टली जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो कोचिंग की तरफ जाते हैं। मैंने भी कोचिंग कोर्सेज़ किए, लेकिन मेरी हमेशा से ये रहा है कि मैं मैनेजमेंट साइड पे रहा हूँ। तो मेरा मैनेजमेंट का भी काफ़ी अरसे से मैं क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करता रहा हूँ, तो मुझे मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस है। इन जॉब्स में मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेस बनाने पड़ते हैं, SOPs बनानी पड़ती हैं, किस तरह से काम होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो उसमें मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि क्रिकेट एक एक्सपीरियंस बल्कि मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी। तो जो मैं पिछले कोई तकरीबन 20 साल से मुख्तलिफ़ इदारों में जॉब करता रहा हूँ, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जिस तरह आपने बताया कि आप 2020 में ओहदों पर आए कि आपको फ़ैसले करने का जो है ना इख्तियार था, तो जिस तरह आपने इनकलाब बर्पा किया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपने ग्रास रूट लेवल क्रिकेट के ऊपर काम किया, स्कूल क्रिकेट हुई, कॉलेज क्रिकेट हुई, तो वो विजन आप कहाँ से लेकर चले थे और उसको कहाँ तक आपने पहुँचाया? जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक क्रिकेट हमने बहुत अरसा, स्कूल कॉलेज क्रिकेट हमने खुद खेली हुई है वो सब ना, और मुझे आज भी याद है कि उसी की वजह से, जैसे मैंने शुरू भी इसी बात से किया था कि स्कूल कॉलेज क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में आया तो मेरी ये कोशिश थी कि कॉलेज क्रिकेट को रिवाइव करें, स्कूल क्रिकेट को रिवाइव करें, और इसीलिए उस पर काम किया। और स्पेशली क्लब क्रिकेट के बगैर तो कोई भी दुनिया में कहीं कोई क्रिकेट नहीं चलती ना। और फिर हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंग्लैंड में भी काम करने का था, मैं वहाँ भी सिस्टम में काफ़ी अर्सा काम करता रहा हूँ। तो जो भी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी दुनिया में वो लेकर आए, और आपने देखा होगा वो 4 साल बड़ी बेहतरीन क्रिकेट हुई। क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर था वो बाकायदा एक पाथवे बना, प्लेयर्स के लिए क्लैरिटी थी और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रही थी क्योंकि सारा कुछ डेटे पे मौजूद था और उसी के हिसाब से सिलेक्शन होती थी। तो अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छी चीज़ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली आ गई है तो अब उसको दूसरी तरीके से देख रहे हैं और उसको भी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैं जब दोबारा ज्वाइन किया, मैं बीच में चला गया था आपको पता है, और फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो वो अगस्त में ज्वाइन किया और नेक्स्ट मंथ से सीज़न शुरू था। तो इस साल जो सीज़न हुआ है उसमें हम इतने ज़्यादा, हमारी प्लानिंग नहीं थी क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया, और जो मोस्टली प्लानिंग थी जो इससे पिछली मैनेजमेंट थी वो करके गई हुई थी, बजट्स वगैरह वो करके गए हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने उसी को चलाया क्योंकि टाइम की कमी थी, और होपफुली अगले साल इंशाल्लाह इसको देखेंगे किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अब हमारे पास टाइम है। जिस तरह आपने बताया है, और एकदम जो स्टॉप लगा है उससे क्या आपको लगता है कि कितना नुकसान होगा ग्रास रूट क्रिकेट को और डोमेस्टिक क्रिकेट को, ये जो ना होने की वजह से? क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ये क्लब क्रिकेट भी नहीं हुई, उसके साथ साथ हम देखें तो आपकी स्कूल क्रिकेट नहीं हुई, कॉलेज क्रिकेट नहीं हुई, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए उसका इम्पैक्ट ना ऊपर से नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड हो, चाहे वो क्लब क्रिकेट तो हो ही नहीं फॉर लास्ट 1 ईयर। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, असल में देखिए जो भी आ रहा है अभी जिस तरह से वो एडहॉक बेसिस पे आ रहा है ना, मैनेजमेंट जो है वो फुल टाइम अभी PCB की नहीं है। जिस दौर में हमने काम किया उस वक्त मानी साहब थे, तो मानी साहब को एक पूरा रन मिला था, और उसके बाद रमीज़ राजा साहब आए, उनको भी एक रन मिला। हाँ, उनको पूरा टेन्योर नहीं मिल सका, लेकिन वो एक रन था जहाँ पे एक कहना चाहिए वो बड़े डिसीजन कर सकते थे, लॉन्ग टर्म डिसीजन कर सकते थे। तो उसके बाद से जो मैनेजमेंट आई उनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मिला, और क्रिकेट आपको पता है एक लॉन्ग टर्म आपको इसमें डिसीजंस करने होते हैं, कंटिन्यूटी मांगती है। तो उसकी वजह से बहुत सी जगह अभी भी इलेक्शंस नहीं हुए, चीज़ें नहीं हुई, तो क्लब क्रिकेट भी नहीं हो रही। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, जाहिर बात है उसमें जिम्मेदारी जो है वो क्लब क्रिकेट कराने की रीजन्स की है, और रीजन्स क्योंकि बहुत सी जगह इलेक्शंस नहीं हुए हैं, बहुत सी जगह एडहॉक्स लगी हुई हैं, तो क्लब क्रिकेट अभी तक नहीं हुई। तो अब कोई जो लॉन्ग टर्म एक चीज़ शुरू होती है तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे उसको बेहतर करने की और कराने की। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट जो इस साल हुई है और लास्ट 2-3 साल में जो सिस्टम चल रहा था, उसको किस तरह कंपेयर करेंगे आप? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखें ना, वो एक तो पहले ही नंबर्स के हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं ना, कि आपकी 6 टीमें फर्स्ट क्लास खेल रही थी, तो जाहिर बात है बेस्ट ऑफ द बेस्ट खेल रहे थे, और विद देयर परफॉर्मेंसेस, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से वो सिलेक्शन हो रही थी और वो खेल रहे थे। तो वो तो बड़ी टफ क्रिकेट थी फॉर क्रिकेटर्स, और उसको एक्सेप्ट करते लोग, और उसको हमने
उसके स्टैंडर्ड को भी बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ था। वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थी। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, जैसे मैंने कहा कि अब 18 टीमें हैं जी। तो 18 टीमों में डेफिनेटली स्टैंडर्ड तो गिर नहीं है, और क्योंकि बहुत सारी टीमें अब एक साथ खेल रही हैं, इसमें इंक्लूजन थोड़ा सा बढ़ा है डेफिनेटली, क्योंकि टीमें बढ़ी हैं, लेकिन क्वालिटी गिरी है, इसमें कोई शक नहीं। क्वालिटी भी गिरी है। और दूसरा ये कि जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट का सीज़न था, आपने देखा कि फर्स्ट क्लास के मैचेस थे, उसके रिज़ल्ट ना आने की क्या वजह थी? देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने वो जो 4 साल थे उसमें बाकायदा एक पिच मैनुअल बनाया हुआ था, और उस पिच मैनुअल में एक एक चीज़ जो थी वो डिफ़ाइन थी कि किस तरह की पिचेस बनेंगी, कैसी पिचेस बनेंगी, कितनी ग्रास होनी चाहिए, मतलब ग्रास का भी जो उसका जो साइज़ है वो तक उस मैनुअल के अंदर था। अनफॉर्चुनेटली जो उसके बाद मैनेजमेंट्स आई हैं तो उनको वो टाइम नहीं मिला कि वो मैनुअल देखें, चीज़ें देखें, तैयारी उस तरह से करें। तो ये जो आपका सीज़न था, जो कि देखें ना, जो मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म नहीं होगी तो आपकी प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म नहीं होगी। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं हुई इस सीज़न की, तो जिसकी वजह से बहुत स्टैंडर्ड ख़राब लगा। जहाँ से भी मैं जाता हूँ लोग, क्योंकि हमने एक दफ़ा डिलीवर किया हुआ है बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीज़न, मतलब एक पूरा एक सिस्टम डिलीवर किया हुआ है, तो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हो, हमसे सवाल करते हो। मुझे इसमें कोई वो नहीं होता इसको एक्सेप्ट करने में कि जी इस वक्त कोई स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, और क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी आप उसको बेहतर भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो अगर मैं उसको डिफेंड करने चला जाऊँ या डिनाइल में चला जाऊँगा तो मैं कभी भी इसको बेहतर नहीं कर सकता, या मेरा जो इदारा है जी, या जो मेरा अपना जो डिपार्टमेंट है डोमेस्टिक का, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उसको बेहतर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उसको मैं लीड करता हूँ, तो अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो मेरा डिपार्टमेंट भी नहीं करेगा। तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इसके स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, और ज़ाहिरी बात है अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं इधर काम करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो बेहतरी के लिए क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने फोकस किया हुआ है? देखिए, बेहतरी के लिए बहुत सारी चीज़ें। एक तो सबसे पहली चीज़ तो सिलेक्शन है, मेरिट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्पोर्ट के अंदर ना। एक तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है हमने डिफ़ाइन करना है कि जी हमारा क्या काम है, रीजन्स का क्या काम है, डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारों का क्या काम है। तो ये सब जब डिफ़ाइन होगा, जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म काम चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने काम की तरफ वापस चले जाएंगे, क्योंकि बीच में आपको पता है कि 5-6 साल ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जी। तो जो लोग मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, जो लोग हैं मतलब जो रीजन्स के अहदेदार हैं, ज़ाहिर बात है वो 4-5 साल से वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे जी। अब वो दोबारा आए हैं, बहुत सारे लोग उसमें से चले गए हैं, बहुत सारे नए लोग आए हैं। तो विद टाइम ज़ाहिर बात है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और सबको अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है वो पता चलेगी। जैसे आप कह रहे हैं क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, ज़ाहिर बात है जब वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने इलेक्टेड होकर आएंगे जहाँ भी, तो वो अपनी क्लब क्रिकेट तो डेफिनेटली करानी है उन्होंने, और जब क्लब क्रिकेट होगी तो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होगी, मेरिट होगी। जी, नदीम भाई के साथ गुफ्तगू चल रही है, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नदीम ख़ान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, चलते हैं नदीम ख़ान की तरफ। क्रिटिसिज्म से बाबर आज़म, जिस तरह उसकी पाकिस्तान के लिए ख़िदमात हैं, जितना उसने परफॉर्म किया, जिस तरह उसके ऊपर तनकीद होती है और बेजा तनकीद होती है कि कभी स्ट्राइक रेट का इशू आ जाता है, अगर 1-2 इनिंग्स में परफॉर्म ना करे तो सारे तोपों का रुख उस तरफ कर लेते हैं। बाबर को आप कहाँ पे रेट करते हैं? मैं तो बाबर को बहुत ही हाईली रेट करता हूँ, मतलब ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सुनता हूँ ना बाबर के बारे में। देखिए, एक बच्चा है जो कि पूरी दुनिया से मुकाबला करता है हमारे लिए। बिल्कुल। अगर रैंकिंग में देखें, उसकी परफॉर्मेंस का लेवल देखें, जहाँ जाता है, जहाँ खेलता है, परफॉर्म करता है। मेरी समझ में नहीं आता लोग क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। देखिए ना, हमें पता है ना कि एक प्लेयर इस स्टेज तक पहुँचने में कितना टाइम और उस पर कितनी मेहनत लगती है। उसकी खुद सबसे ज़्यादा तो उसकी बंदे की मेहनत होती है, उसकी डेडिकेशन होती है, और फिर उसके साथ कोचेज़ और उसके साथ पैसा और सारी चीज़ें, टाइम, हर चीज़ लगती है। अब आप मुझे ये बताएं कि पिछले 10 साल में जो बाबर के रिकॉर्ड से किसी ने किए हैं पाकिस्तान में? नहीं किए। ठीक है, ऐसे प्लेयर जो है ना, ये कोई आपको टाइम के बाद मिलते हैं जी।
ठीक है ना, ये वो प्लेयर हैं जिनको हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब वो खेल रहा है, उसको जब सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम उसको, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अच्छे टाइम में सारे उसके फैन हैं, सारे उसकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, एप्रिसिएशन के से ज़्यादा उसको क्रिटिसिज्म करते लोग, मैं हैरान होता हूँ। बिल्कुल। कि एक बंदा जो आपकी प्रोडक्ट है, जो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जिसको आप बता सकते हैं कि ये हमारा बैट्समैन है, बिल्कुल, उसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तानी। वर्ल्ड क्लास बैटर है आपकी टीम में एक ही। होता क्या है, देखें जो डिफरेंस मैं आपको बताऊं कि क्या होता है। अब डेविड बेकहम फुटबॉल प्लेयर था जी, उस दौर में ज़िडान भी खेलते थे, उस दौर में और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे जो बेकहम से बहुत अच्छे थे जी, बहुत अच्छे थे। और बेकहम भी इसको एडमिट करता है, और एक ज़ाहिरी बात है जो उस गेम के एक्सपर्ट है वो भी ये डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ब्रिटिश मीडिया ने बेकहम को इतना बड़ा ब्रांड बनाया, इतना बड़ा ब्रांड बनाया, जितना वो प्लेयर नहीं था। प्लेयर बहुत अच्छा था, मैं नहीं कह रहा कि प्लेयर अच्छा नहीं था, लेकिन उसको इतना बड़ा ब्रांड उसको बनाया, हाइप दी उसके अपने लोगों जी, इतना बड़ा ब्रांड बनाया कि एट द एंड ऑफ द डे वो ओलंपिक्स जब उनको चाहिए थे तो वो भी गया लेने के लिए, वो मीटिंग्स में गया और वो ओलंपिक लेके आए, और बिलियंस ऑफ पाउंड का एट द एंड ऑफ द डे यूके गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ। बिल्कुल। तो हम जो ब्रांड बनता है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और बाबर इज़ वन ऑफ देम, एग्जैक्टली, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगी दुनिया में, आप मुझे बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि एक ब्रांड है हमारा जिसको हमने सपोर्ट करना है, और वो ब्रांड फिर वो अकेला नहीं रहता। बिल्कुल। जब इस तरह के आप ब्रांड बनाते, इनसे ना पूरे सिस्टम को फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही फजूल क्रिटिसिज्म उसके ऊपर होता है। इस तरह का बैट्समैन अब पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखा कि कोई पाकिस्तान में आया है। मोहम्मद यूसुफ के बाद अगर कोई बहुत बैट्समैन, तो और भी आए बिल्कुल, जिनका बैट्समैन होने के साथ परफॉर्मेंस का ये लेवल हो, ऐसा कोई बैट्समैन नहीं आया यूसुफ के बाद, जी। तो ये बाबर ही। अभी जो क्लब क्रिकेट के हवाले से एक बात है कि आपकी क्लब क्रिकेट जितनी भी होती है, वहाँ पर जितने भी आपके बॉलर्स हैं, जिस तरह का भी वेदर चल रहा है, जी जी, स्पाइक्स अलाउ नहीं होते, तो वहाँ पर तो आपका फास्ट बॉलर खेल ही नहीं सकता। उस हवाले से है कोई प्लान आपका फ्यूचर में कि इसको जो है ना स्टैंडर्ड बेहतर किया जाए क्लब क्रिकेट का भी? देखिए, हम, आपको पता है कि उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे जी, और हमने पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे क्लब की पिचेस बनवाई उस पिछले 4 साल के अंदर, और उसकी वजह यही थी कि देखें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड पीसीबी ने बनाए थे, तकरीबन 100 के करीब ग्राउंड पे पीसीबी ने काम किया था पिछले 15-20 साल के अंदर, वो सारे के सारे हमने ग्राउंड वापस लोकल अथॉरिटीज़ को दे दिए, और अब उसकी मेंटेनेंस और उसकी चीज़ें हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब रमीज़ राजा साहब का जो दौर था, या पिछले जो दौर था, उसमें ये हुआ था कि हमने इस पर काम शुरू कर दिया था। और आपको पता है पूरे पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि 100 से ज़्यादा जो है हमने क्लबों में और ग्राउंड्स पे मट्टी और चीज़ें भिजवाई और वहाँ पे पिचेस बनवाई थी। और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर बच्चे स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली वो उस तरह से ग्रूम नहीं होंगे। इंजरीज के मसाइल भी ज़्यादा होते हैं उन बच्चों बिल्कुल, हमेशा होंगे। तो बिल्कुल हमारी उस चीज़ पे भी नज़र है और इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। और दूसरी चीज़ कि आपने सैलरीज जो थी लास्ट ईयर 170 थी सबसे कम, अभी आपने एक कैटेगरी बनाई, उसमें आपने 50,000 की थी, और उसमें अगर आप टैक्स की कटौती वगैरह करें तो वो मेरे ख्याल में 38,000 के 40,000 रह जाती है। उस हवाले से ज़रा बताइएगा, वो भी है कि उसको नज़रसानी करेंगे या वो नेक्स्ट ईयर ही जाके उसके ऊपर कोई काम हो सकता है? नहीं, ज़ाहिरी बात है, देखिए बजट्स होते हैं। मैं आपको जैसे बताया कि मैंने अगस्त में ज्वाइन किया, तो बजट हमारे हो जाते हैं जून में ना जी, और जुलाई से हमारा जो फिस्कल ईयर शुरू होता है। तो वो बजट जिस हिसाब से थे, और फिर आपको पता है कि देखें जो पहले जो थे वो 192 कॉन्ट्रैक्ट्स थे जी, जो हम देते थे, तो हमारे पास बजट वही सेम था। और अब हो गई हैं 18 टीमें, हमने दिए 360 कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, तो उसी बजट को में एडजस्ट करते हुए हमें ये करना पड़ा। अगले साल इंशाल्लाह बजट से पहले बैठेंगे और देखेंगे उसको। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि 50,000 और 38,000 अगर टैक्स कट के मिल रहे हैं तो ये कोई सैलरी नहीं है आजकल के दौर में बिल्कुल क्रिकेटर के लिए, जहाँ पे ये गेम कमर्शियल भी हो गया है। और माशाल्लाह हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड इन वर्ल्ड। तो हमारे पास बिल्कुल ये जो डेवलपमेंट की जगह है, यहाँ पे हम पैसे खर्च करना चाहते हैं और पहले भी करते रहे बिल्कुल। अभी सिर्फ उसकी ये वजह थी कि क्योंकि बजट बन चुके थे जी, और टीमें बाद में ज़्यादा हुई, उसकी वजह से जो है उसी ऑलमोस्ट अमाउंट को
360 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, क्योंकि 360 कॉन्ट्रैक्ट दिए, उसकी वजह से सैलरीज कम हुई हैं, जिसका मैं समझता हूँ कि हमें बेहतर करना होगा। जिस तरह आपने पहले भी बताया कि सिलेक्शन जो है ना उसका क्राइटेरिया तय करना है, तो ये जो एसोसिएशंस होती हैं इनका सिलेक्शन से जो किरदार है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इंटरफेयर जो होता है, क्योंकि जो कोचेज़ जाते हैं उनको फुल अथॉरिटी हो कि वो जो है ना प्लेयर सेलेक्ट करें। देखिए कोचेस भी जाते हैं, हमारे सिलेक्टर्स भी जाते हैं, रीजन के अहदेदार भी उसमें शामिल होते हैं। आप रीजन के अहदेदारों को बिल्कुल अलहदा तो नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी और वैसे भी, क्योंकि लोकल क्रिकेट वही लोग कराते हैं। बात है मेरिट की कि मेरिट कैसे होगी। देखिए अब एक रीजन का अहदेदार है, अब इस दौर में रीजन के अहदेदार के पास है क्या चीज़? अगर वो रीजनल प्रेसिडेंट है उसके बाद क्या अथॉरिटी है? बस वो सिर्फ क्रिकेट चला रहा है, क्रिकेट मतलब अपने क्लब चलाता है और उसके थ्रू। तो रीजन के जो ओहदेदार हैं उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो स्कूल क्रिकेट करवाएं, कॉलेज क्रिकेट करवाएं, क्लब के टूर्नामेंट्स करवाएं, तो उन स्टैट्स की बुनियाद पर जो है ना टीम सेलेक्ट हो। यही मैं आपको आगे यही बताना चाह रहा था कि एक रीजन के ओहदेदार वो प्रोफेशनल लोग नहीं होते, यानी कि उनको पैसे नहीं मिलते काम करने के जी, तो वो काम करते। हमने उनको जब तक हम उनको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे जो कि उनको मिलनी चाहिए जी, और जो उनकी जिम्मेदारी है वो जब भी पूरी करेंगे ना, तो देखिए उनको क्लब क्रिकेट उनको करानी है, लोकल क्रिकेट जितनी भी है, चाहे वो स्कूल क्रिकेट है, चाहे वो कॉलेज क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, ये सब उनकी जिम्मेदारी। और वहीं से यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये मैचेस नहीं होंगे, जब तक आप मेरिट पे सिलेक्शन नहीं कर सकते। मैं खुद ट्रायल्स के सख्त खिलाफ हूँ, इसलिए कि आप 3 बॉलों में 6 बॉलों में किसी भी बच्चे को असेस नहीं कर सकते जो पूरा पूरा साल मेहनत करता है, और आप उसको ट्रायल पे बुलाएं और 6 बॉलें खिला के वापस भेज दें, और उसमें अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके तो वो बेचारा रह जाता है पूरी साल की मेहनत। बिल्कुल। तो डेफिनेटली अगर हमारी क्लब क्रिकेट होगी उसकी परफॉर्मेंस आएगी। इसीलिए हमने डिजिटल स्कोरिंग इंट्रोड्यूस कराई थी कि हमें जो है रियल टाइम स्कोर्स मिलें और सिलेक्शन के बाद वो स्कोर्स जो है काम आए, और वो इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि देखिए जब तक पीसीबी के ओहदेदार लॉन्ग टर्म नहीं आएंगे, कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। इस तरह के सिलसिले चलते रहेंगे। ये अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी सिचुएशन है, और जिसके असर जो है वो पूरे क्रिकेट और क्रिकेटर्स पे पड़ रहा है, और आप देखें कि परफॉर्मेंस थ्रू आउट हमारी ख़राब हो रही है। तो मेरे ख्याल से अगर जब तक ये लॉन्ग टर्म और चीज़ें होंगी नहीं, उस वक्त तक इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक टूर्नामेंट्स नहीं होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रीजनल ओहदेदारों को फंड्स वगैरह नहीं देता कि वो वहाँ पे इवेंट्स वगैरह करवाएं। देखिए अब हमने शुरू किया, फंड्स वगैरह देना शुरू किया। एक तो उनके ऑफिस के लिए फंड देना शुरू किए, उनके स्टाफ के लिए दिए। ग्राउंड मैन हमने काफ़ी दोबारा से रीअपॉइंट किए ज़कर साहब के आने के बाद, बहाल किए दोबारा। जी जी, तो हम ग्राउंड वापस ले रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे ग्राउंड हमारे पास थे वहाँ तो ऑलरेडी एम्प्लॉय कर दिया, और बाकी हमारी हर जगह जो सूबों में सारी सूबाई हुकूमतों से बातचीत चल रही है कि ग्राउंड हमें वापस दिए जाए और हम अपने स्टाफ को वहाँ लगाएं ताकि वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आएगा तो डेफिनेटली फिर मैचेस भी होंगे। तो क्लब क्रिकेट के लिए भी हमें ग्राउंड्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, और अच्छी जो चीज़ है, सारी जो हुकूमतें हैं, अब वहाँ भी इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है हर सूबे में, आपको पता है क्योंकि इलेक्शन का दौर है। तो जैसे ही ये गवर्नमेंट्स आएंगी तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन कर सकेंगी। तो इंशाल्लाह जब ग्राउंड हमको मिलेंगे तो क्रिकेट सारी दोबारा इंशाल्लाह बहाल होगी। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नदीम खान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। चलते हैं नदीम खान की तरफ। तो हमारे यहाँ स्टेडियम्स की तादाद अगर इंटरनेशनल स्टेडियम देखें तो जिस तरह इंडिया ने अभी 82 स्टेडियम दिए थे वर्ल्ड कप के लिए कि आप इनमें से किसी भी वेन्यू पे मैचेस करा सकते हैं, तो हमारे पास इस वक्त कितने वेन्यूज़ हैं, और हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की हुकूमत स्टेडियम बनवा रही है और किस तरह काम कर रही है? देखिए कंपैरिजन अगर हम इंडिया से इस वक्त करें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अभी मैं जैसे कह रहा हूँ स्टेबिलिटी का इशू है हमारे यहाँ ना। बिल्कुल। वो स्टेबल जब तक हमारी देखें हुकूमतें नहीं होंगी तो हमारे क्रिकेट बोर्ड में भी जब तक यही परेशानी रहेगी। तो जब इंडिया में एक सिस्टम चल रहा है वो बहुत अरसे से चल रहा है हमारा, मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे हमने जो काम शुरू किया था वो रुका हुआ है। बिल्कुल रुका। हमारी ये कोशिश थी कि जी हर तरफ जो है क्लब क्रिकेट के लिए अच्छे ग्राउंड्स हों, स्टेडियम्स की हमारी हालात बेहतर हों। अब देखें पाकिस्तान में आप देखें ना कितने अरसे इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं थी जी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट आई है
तो हमारे स्टेडियम्स और इस पे हमने काम शुरू किया है। तो इस चीज़ को लोग रियलाइज़ नहीं करते, इंडिया से हम कंपैरिजन करते रहते हैं। इंडिया में तो कभी क्रिकेट रुकी नहीं है, और हाँ, हमारे यहाँ क्रिकेट थी नहीं। और ये जो हमारे स्टेडियम्स बने, आपको पता है जिन स्टेडियम से अभी भी हम मैच इंटरनेशनल क्रिकेट कराते हैं, ये तो बहुत पुराने बने हुए हैं। और हमें इसको बेहतर करने की, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ रहा था, इधर मैच नहीं हो रहे थे, तो उस वक्त तक हमारी ये प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत खर्चा हो रहा था दुबई में मैच कराने का और बाकी जगह पे, तो हमारे बहुत सारे फंड्स वहाँ खर्च हो जाते। अब जबकि पाकिस्तान में क्रिकेट आ गई है, तो आप देखें कि हम हर साल कुछ ना कुछ बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नई स्क्रीन्स लगाने की है, नई सीट्स लगाने की है। इसको जो हमारे स्टेडियम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फ़ैन फ्रेंडली नहीं है, और हम उसको, हमारी कोशिश है कि हमारी मीटिंग्स भी होती रहती हैं, अक्सर जो है इंटरनल हमारी मीटिंग्स होती हैं, और हम ये इसी पे डिस्कशन होता है कि फैंस के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए। बिल्कुल, ये फ़ैन फ्रेंडली अभी जो हमारे स्टेडियम्स हैं वो नहीं है। और आप ये देखें कि मोस्टली स्टेडियम हमारे जो हैं वो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम रहे हैं। ये कभी भी क्रिकेट स्टेडियम, जी, क्रिकेट स्टेडियम नहीं रहे। यहाँ पे कॉन्सर्ट भी होते रहे, चीज़ें भी होती रही। तो अगर अभी आजकल के जो आप स्टेडियम देखेंगे दुनिया में, वो काफ़ी, उसके जो स्पेक्टेटर्स हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के 1.5 लाख हैं, हाँ, आपने देखे होंगे। नहीं, वो तो तादाद एक अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे स्टेडियम्स का, तो बड़ी दूर से बैठ के देखना पड़ता है। मतलब अब क्रिकेट मैच में, अब अगर आप स्टेडियम देखें तो उसमें मोस्टली जो नए स्टेडियम्स बन रहे हैं उसमें ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल करीब बैठ के देख रहे हैं। तो अगर हमारे स्टेज का देखेंगे तो ये बड़ी फैली हुई है और बड़ा दूर चले जाते हैं, तो वो उस हिसाब से भी जो है वो फैन फ्रेंडली नहीं है कि उनको वहाँ पे जाकर स्टेडियम में आते हैं तो उसका व्यू इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम बने थे और बाद में क्रिकेट के हो गए। तो अब कोशिश यही है, हर जगह यही बात चल रही है, जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं उनसे भी, ज़का साहब की भी कोशिश है, ये मैनेजमेंट भी चाहती है कि जी जितने भी जगह हमें कोई जगह ज़मीन मिले और हम उसको स्टेडियम बनाएँ विद पार्टनरशिप, और जहाँ तक हमारे पास पैसे वो इन्वेस्ट करें। एक चीज़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक के इवेंट्स होते हैं, आपका अंडर 13 का इवेंट होता है, वहाँ पे आपकी 18 टीम्स हैं, अंडर 16 में 18 हैं, अंडर 19 में 18 हैं, आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती है, आपकी डोमेस्टिक के भी 3 फार्मेट हैं। तो वहाँ पर आप जो होटलों में स्टे करते हैं, होटलों की मद में अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जाते हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इस तरह का प्लान है कि स्टेडियम्स के साथ अपने होटल बनाएं, साथ उनका बिजनेस भी करें, जिस तरह इंडिया में होता है? जी, इंडिया के आप देखें पूरी दुनिया में इस तरह से हो रहा है, और मोस्टली स्टेडियम के साथ, इवन जो काउंटी टीम्स हैं वो भी अपने स्टेडियम के साथ होटल बना रही है। और बिल्कुल आगे के प्लान में ये सब जगह इस चीज़ें शामिल हैं कि जितने भी स्टेडियम नए बनेंगे इंशाल्लाह उसके साथ होटल्स का है। यहाँ भी कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ भी काफ़ी दफ़ा बातचीत चल रही है, होती रही है कि ये यहाँ पे जो है होटल बन जाए, क्योंकि लाहौर शहर को जब हम बंद कर देते हैं जब कोई मैच होता है तो हमें भी बहुत तकलीफ होती है। जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं ना, मतलब उनको भी बड़ा दुख होता है कि पूरा शहर डिस्टर्ब है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमार है उसको जाने में मसला है, कोई बच्चों को स्कूल जाने में मसला है। तो हमें भी ये एहसास है, और क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उसके स्टेडियम के साथ कोई होटल हो, ताकि जो पूरा जो शहर बंद हो जाता है ये ना हो और लोगों को परेशानी नहीं हो। ये लोग जो हैं यही तो हमारी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, तो इनकी परेशानी हम समझते हैं और हम चाहते हैं कि उस मसले को हल किया जाए। जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू भी आएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने प्लेयर्स हैं वो भी फ्री अकोमोडेट होंगे अपने होटल्स में। जी। तो देखिए, रेवेन्यू तो बिल्कुल हमारी जो पहली प्रायोरिटी है ना, वो है कि जो पब्लिक है वो तंग ना हो। सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है, क्योंकि वही हमारे फैंस है, वही हमारे सपोर्टर है, और हम उनको तंग नहीं करना चाहते। और जब मैच होता है तो हमेशा बंद हो जाता है। एक तो पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट हमारी जो पहला डिस्कशन होता है वो ये है। दूसरा, ज़ाहिर बात है कि जब आप कोई चीज़ जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको सस्टेनेबल मॉडल बनाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर बात है कि जैसे आपने कहा कि हमारे जब भी मैचेस होते हैं तो उसके दरमियान हम लोग जो है वो टीमों को ठहराते हैं, तो वो भी हमारा एक मसला हल होगा। जिस तरह आप बता रहे थे कि आपकी कोशिश है कि फैंस को तंग ना किया जाए, रोड्स बंद होती हैं, होटल्स बनाना चाह रहे हैं, तो ये पीसीबी के प्लान्स में है, तो कब तक जो है ना ये पॉसिबल है कि हम देख सकें कि जो है ना पीसीबी के अपने होटल्स हों और स्टेडियम्स के साथ हों? देखिए, बड़े प्रोजेक्ट है ये, कोई मतलब साल 2 साल में नहीं होते। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी आएगी तो इस तरह के लॉन्ग टर्म डिसीजन होंगे, हमारी मीटिंग्स होती हैं, फिर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है तो मसले रहते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आएगी जब प्रॉपरली, तो वो ज़ाहिरी बात है इस पर काम करेगी और फिर हम बता सकेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है कि एक स्टेडियम बनाना और उसके साथ होटल बनाना। और यहाँ तो खैर स्टेडियम बना हुआ है, इसको तो बेहतर करना है। लेकिन ये काफ़ी दफ़ा जो है पंजाब गवर्नमेंट से भी बात हुई है, पीसीबी की मीटिंग भी हुई है। अब देखें इंशाल्लाह कोशिश तो है कि इसको जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ डिसीशंस होते हैं कि जो आपके लिए उसकी इजाज़त होती है, कुछ की नहीं होती शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, तो उस पर रुकी हुई है चीज़। दूसरा, अभी पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए खेलने गया, क्योंकि आप हेड थे एकेडमी के भी, उनकी तैयारियों के हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या पाकिस्तान टीम वहाँ से चैम्पियन होकर आएगी? देखिए इस दफ़ा वो तैयारी नहीं हुई जो कि पिछली दफ़ा हुई थी ना, जो एजाज़ अहमद साहब जब हमारे कोच थे तो वो प्रॉपर हमने तैयार किया था और वो एक टीम भी बड़ी विनिंग टीम बनी थी, बहुत अच्छी टीम थी। अनफॉर्चुनेटली हम हार गए जाके सेमीफाइनल में, लेकिन अगर आप देखें उसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें, एशिया कप में वो गई, वहाँ जीती, बहुत मैचेस उसने जीते, वो बड़ी अच्छी तैयार हुई थी। और वो जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में बड़ा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद शहजाद डेब्यू पे शो किया, इरफान नियाज़ी, कासिम अकरम, सारे बड़े नाम हैं जी जी। अब वो देखे ना, वो 2 साल में इतने बड़े नाम बन गए। हुआ ये था कि देखिए उसकी एक प्रॉपर तैयारी की गई थी। वो तैयारी का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं आया तो उस वक्त वर्ल्ड कप हुआ था और फिर अगले वर्ल्ड कप की तैयारी थी। तो हमने जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि मैं एकेडमी का हेड था तो वो हमारे उसमें आती है, तो जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी थी उनको बुलाया, उनको बिठाया, और एजाज़ अहमद साहब मुझसे पहले के अपॉइंट हुए थे, वो उस वक्त के हेड कोच थे, उनको बिठाया और हमने 30 लड़कों को करीब हमने शॉर्ट लिस्ट किए और फिर उनको हमने 2 साल मुसलसल ट्रेनिंग कराई। इन द मीन टाइम हमने ये किया, जो हमारा प्लान था वो ये था कि इनको ना 1 ग्रेड ऊपर क्रिकेट खिलाई जाए। तो जो बच्चे हर साल सीज़न से पहले आपने देखा होगा, तो मैं ये करता था कि चीफ सेलेक्टर को बुलाता था, जूनियर चीफ सेलेक्टर को और हेड कोच को, और उनसे 8 से 10 बच्चे मैं हर साल ले रहा था, जिनको मैं फर्स्ट क्लास में हम इंडक्ट कर रहे थे। बिल्कुल। और उसकी वजह से वो एक स्टैंडर्ड ऊपर खेलने से उनका जो है वो डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हुई, जो आज वो विद इन 3-4 ईयर्स सुपरस्टार बने हुए, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में, देखिए हसीबुल्ला बिल्कुल बेस्ट बैट्समैन हुआ वनडे में, मुबस्सिर खान बेस्ट ऑलराउंडर हुआ, आपका हुरैरा बेस्ट बैटर हुआ, साइम अय्यूब को हमने फर्स्ट क्लास में डाला। आज माशाल्लाह वो देखें पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। तो ये सारे वो बच्चे हैं और उसके अलावा भी जो बच्चे हैं। और अगर आप देखें पीएसएल में, आप देखिएगा कि एक वक्त में पीएसएल में इमर्जिंग जो प्लेयर्स थे वो वीकनेस होती थी टीमों की, आज वो स्ट्रेंथ है। अगर आप पिछले 2 पीएसएल देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे इमर्जिंग प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, और उसकी वजह ये है कि वो सारे बच्चे फर्स्ट क्लास खेल रहे थे। उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऊपर क्रिकेट खेली, ग्रूम हुए, डेवलप हुए, और फिर जाके उन्होंने पीएसएल खेली है। तो आप देखें उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है पीएसएल के अंदर भी। बिल्कुल। और जो हमारा डोमेस्टिक सीज़न है, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है इन बच्चों के ऊपर कि ये 20-20, 21-21 साल के बच्चे जो है वो कायजम ट्रॉफी में बेस्ट बैट्समैन हो रहे हैं, या बेस्ट बॉलर हो रहे हैं, या बेस्ट ऑलराउंडर हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ सारे सीनियर प्लेयर खेल रहे होते हैं। तो लेकिन एक प्रोसेस था जो हमने रन किया था और उसका फ्रूट्स आए, और आपने देखा कि बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर सामने आए। और हमेशा अब ये बात होती है कि जी पाकिस्तान के वहाँ बड़ा नया टैलेंट आ रहा है। अभी आप देखिए कि जो बच्चों, जो भी लड़के आप नए खिलाए हैं, मुसलसल पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो असल जो हमारा एक मसला है वो ये कि पाकिस्तान टीम में इतनी रोटेशन नहीं हुई है। अगर वो रोटेशन हो तो ये बच्चे जो है, और आपके सामने एक समझ लें कि सेकंड टीम बन जाती है। आप अभी पिछले अगर 3-4 साल की आप देखेंगे, जूनियर टीमें आपकी जहाँ गई हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल। और इसलिए कि हम उनको उस पर ख़ास नज़र रख रहे थे, और उसके साथ ही उनको जो है हम फर्स्ट क्लास में इंडक्ट कर रहे थे, जो कि एक बड़ा मिसिंग पॉइंट था कि पाकिस्तान 19 बच्चे खेलते थे और फिर फर्स्ट क्लास से आउट हो जाते थे। तो ये हमने कोशिश की थी कि इन सारे बच्चों को है फर्स्ट क्लास पे इंडक्ट करें, क्योंकि मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जिसने जिस लेवल पे भी खेला है वो डेफिनेटली उसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं होगी, वरना सिलेक्शन नहीं होती है। उसके अंदर प्रॉमिस होगा, टैलेंट होगा। तो इसी वजह से हमने कोशिश की थी कि उनको फर्स्ट क्लास में डालें, और वो हमारे डिसीजन जो भी हमने लिया वो उसके फ्रूट्स आए। तो हर जगह आपको देखें ये लड़कों ने परफॉर्मेंस की। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जिस तरह आपने बताया कि अंडर 19 के बच्चे जिनको आपने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई, लेकिन अभी अगर आप देखें तो इस साल जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट हुई है, आपका एक बच्चा जिसका बड़ा नाम सुनने को मिला 3-4 सालों में, फैसल अकरम, जिसकी टीवी के ऊपर भी सारे तारीफ़ कर रहे थे, उसको फ़र्स्ट क्लास के मैचेज़ ही नहीं खिलाए आप लोगों ने। देखिए, बात यही मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी टूटी है ना, वो ये जो 1 साल के अंदर ना, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमें। जो भी बच्चे आ रहे थे एक सिस्टम के थ्रू, वो एकदम से स्टॉप हो गया है। इसको आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमारी ये कोशिश है कि उसको किस तरीके से उसके अंदर दोबारा कंटिन्यूटी लाए। और बात सारी देखें वहीं आ जाती है कि अगर आपके बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, जी, तो उसका इम्पैक्ट ना हर जगह जाता है। एग्जैक्टली। और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप। इशू यही होते हैं कि जो भी आता है, अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए आता है ना, उसकी कोशिश होती है कि बड़े बड़े डिसीजन वो बड़ी बड़ी चीज़ें कर ले जो कि नज़र आती है। जी, और ये जो डेवलपमेंट का काम है ना, ये लॉन्ग टर्म है। तो अगर लेकिन आप इस प्रोसेस को तोड़ दें तो इसका इम्पैक्ट तो आता ही आता है। तो ये जो पिछले 1 साल से प्रोसेस टूटा है, और मैं आपसे एग्री करता हूँ, फैसल अकरम है, शहजाद है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जी, बिल्कुल। जिनके फ़ोन मुझे आते रहते हैं, रोज़ आते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने दोबारा जब ज्वाइन किया तो वो अगस्त का टाइम था, उस वक्त तो हम वो उस तरीके से चीज़ें नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह अगले सीज़न में कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे जो प्लेयर्स थे, जिनको हमने ग्रूम किया था, जिनको हमने डेवलप किया था, वो सिस्टम का हिस्सा बने। तो हमें ख़ुद दुख होता है, क्योंकि अगर आप देखें ना, एक पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल। और फिर उसके जब रिजल्ट्स आने का टाइम हो, वो बच्चे ही आउट हो जाएं, तो हमें खुद दुख होता है। वो बच्चे फ़ोन करते हैं, अफसोस होता है। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर दोबारा सिस्टम का हिस्सा बने। आपने बात की इमर्जिंग प्लेयर्स की, पाकिस्तान सुपर लीग में है, अंडर 19 से अभी पाकिस्तान टीम में भी हैं, हसीबुल्ला हैं, सैम अयूब जी, हैं, जी। हारिस हैं। तो अभी आपने एक क्राइटेरिया बनाया कि अंडर 19 का जो बच्चा है वो T20 क्रिकेट नहीं खेल सकता, वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसके लिए आपने फ़र्स्ट क्लास मैचेस की शर्त जो है ना रख दी। असल में देखिए, एक आर्गूमेंट होता है कि जी T20 क्रिकेट में आप अपनी टेक्निक से हट जाते हैं, या आप इस एज के अंदर टेक्निक इतनी पक्की नहीं होती, और आप T20 में जब चले जाते हैं, क्योंकि T20 की एक अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। वहाँ पे आपको मोस्टली प्लेयर को आप एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो जाते ही स्ट्रोक्स खेलना शुरू करेगा, और उसमें आप अपना शेप लूज़ कर जाते हैं, अपनी टेक्निक से हट जाते हैं, विकेट से हट के मारना, ये सब T20 का हिस्सा है। जी, तो उसमें सिर्फ सोच यही थी कि एक बच्चा जो वो 8-10 फर्स्ट क्लास खेले होगा, एटलीस्ट उसकी थोड़ी सी जो स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए कि जो बेसिक्स है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उसके बाद खेलेगा। तो इसलिए किया था। और ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि अभी ये हमने 80 ओवर्स की इनिंग करी है, ये सब इस सीज़न में सारी चीज़ों के हम तजुर्बे कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम तो था नहीं प्लानिंग का ना। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब स्टैट्स आएंगे, डेटा आएगा, फीडबैक आएगा, कोचेस का आएगा, प्लेयर्स का आएगा, फिर इंशाल्लाह अगले साल बैठेंगे, इन चीज़ों को बेहतर करेंगे। और कुछ चीज़ों के रिजल्ट अच्छे, कुछ चीज़ों के रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं है। तो इंशाल्लाह बैठेंगे, उस पर डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। जिस तरह आप पिछले 5 से 7 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच्ड हैं, अगर कोई टैलेंटेड बच्चा, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं, आपने नाम लिए काफ़ी सारे लड़कों के, क्योंकि ये सिस्टम से चलते हुए आ रहे थे, सैम अयूब वो, ये भी 100 प्लेयर जी, प्रोग्राम का हिस्सा जी, था जी। आपका, हसीब भी हिस्सा जी, था, जी। शहजाद भी, फैसल अकरम भी, इरफान नियाजी भी, काफ़ी सारे लड़के जी, हैं। जी। तो ये बताइएगा कि क्या प्रोसीजर होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको किस तरह फैसिलिटेट करता है कि उनको ग्रूम किया जा सके? देखिए, हमारा काम जो है ना, हम यानी कि जाहिर अकेडमीज़ का एक तो कैंप्स लगते हैं, वो तो अपनी जगह पर है। ये अंडर 19 में थे तो ये मुसलसल कैंप्स अटेंड करते रहे। एक तो ये तो अपनी जगह है। दूसरी बात ये होती है, असल इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनको आप जैसे मैंने बताया कि जब ये अंडर 19 से ओवर हुए तो इनको इंडक्ट करना फर्स्ट क्लास के अंदर, ताकि वो सिस्टम के अंदर ही रहें। तो हमारा ये काम है कि हम ये कोशिश करें कि मोस्टली लड़के जो इस लेवल पे खेले हैं पाकिस्तान अंडर 19 के, वो इंडक्ट हो जाएं फर्स्ट क्लास के अंदर। बिल्कुल। क्योंकि वो क्रीम आप निकालते हैं ना अंडर 19 से, तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। तो एक तो ये चीज़ है जो पीसीबी को करनी चाहिए, और हम करते हैं, जो हम कर रहे थे पिछले 3-4 साल से। और दूसरी ज़ाहिरी बात है, फाइनेंशियली जब वो उनको फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, फाइनेंशियली वो सेटल होते हैं।
तो वो दोनों चीज़ें हम उनको सपोर्ट करते और बैक करते हैं। जिस तरह आपने बताया, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि जिस तरह हमारे कुछ एंकर्स, कुछ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स बैठकर टीवी के ऊपर टीम के ऊपर बेजा तनकीद करते हैं, जिस तरह हमारे रिकॉर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में कि आज तक हम वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ नहीं जीते, लेकिन अगर उनकी बातें सुने तो वो उखाड़ पछाड़ के सारा जो है ना टीम का सत्यानाश कर देते हैं। उस हवाले से ज़रा बताइएगा आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? देखिए, फॉर्मर प्लेयर जितने भी बैठते हैं ना, ज़ाहिर बात है हर एक की अपनी राय होती है। मेरी तो सिर्फ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो जिसने बात करनी, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। देखिए, डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं ना, तो उससे आपको लर्निंग बहुत होती है। बिल्कुल, मुख्तलिफ एंगल से लोग बात कर रहे होते हैं, आप उसको सीखने का मौका मिलता है। मगर एक चीज़ हमें हमेशा बीइंग ए फॉर्मर क्रिकेटर रियलाइज़ करनी चाहिए, हमें हमेशा अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखना चाहिए। बिल्कुल। और फिर उसके बाद बात करनी चाहिए कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता, और मैं था तो मैंने क्या किया है। वो सारी चीज़ों को भी मेरे ख़्याल से अपने जहन में ला के बात करनी चाहिए। आजकल के बच्चों को हमेशा मुझसे लोग बात करते हैं जो हमारी एज ग्रुप के हैं या उससे पहले के हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट ही नहीं रहा, वो बात ही नहीं रही। मेरे ख्याल से तो ये हम सबसे ज़्यादा स्किलफुल बच्चे जो आजकल खेल रहे हैं। बिल्कुल, इनको तो हर शॉट मारना आता है, इनको हर बॉल मतलब वैराइटीज़ आती हैं। पहले ये होता था कि किसी का गूगली अच्छी है तो गूगली अच्छी है, आउट स्विंग अच्छी है तो आउट स्विंग। ये तो बच्चे सारी चीज़ें कराते हैं, तो दे आर मोर स्किलफुल। बट हमारा जो काम है कि मैचेस कराना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खिलाना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ सिचुएशंस में डालना, बिल्कुल हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और हमारी कोशिश यही होती है, जब बीइंग डायरेक्टर डोमेस्टिक आप देखें, हम हज़ारों में मैचेस कराते हैं पिछले 4 साल से। ऐसा ही है, तो इसीलिए कराते हैं कि बार बार जब सिचुएशन में जाएंगे तो उससे निकलना आएगा, एक प्लेयर को प्रोड्यूस इसी तरह होगा। जितने वो मैचेस खेलेगा, मुख्तलिफ सिचुएशन, मुख्तलिफ सिनेरियो में जाके बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, तो वो ग्रूम होगा। जहाँ तक हम बात करें तो फॉर्मर प्लेयर्स की, तो मैं हमेशा मेरी तो यही होती है। मैं भी काफ़ी अर्सा मीडिया में काम किया, तो हमेशा यही होता है कि देखें, कोई प्लेयर जान के कैच नहीं छोड़ सकता। सही कह रहे हैं। कोई प्लेयर जान के आउट नहीं हो सकता, ये मेरा बिलीव है। और बीइंग अ क्रिकेटर, आप कौन ग्राउंड में जाता है कि मैं आज परफॉर्मेंस ना करूं? सही हर कोई जाता है। अब होता क्या है कि आपसे उस दिन परफॉर्मेंस नहीं होती जी। हमें ये सोचना चाहिए कि हम इतना क्रिटिसाइज़ ना कर दें कि वो बच्चा जिस पे इतना इन्वेस्ट हुआ है, या जितना उसने टाइम दिया है, या जितनी उसने मेहनत की है, वो क्रिकेट ना छोड़ जाए। कभी कभी हम लोग बहुत आगे निकल जाते हैं क्रिटिसिज्म में, और वो हर्ट करता है प्लेयर्स को। और मेरे ख्याल से बीइंग ए फॉर्मर क्रिकेटर, और फिर हमारे जो अब हम करते हैं, या मैं ना भी करता हूँ इधर काम, आपने मेरे प्रोग्राम देखे होंगे, जी बिल्कुल, मैं हमेशा प्लेयर्स को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से गुजरा हूँ कि जहाँ पे प्रेशर होता है, जहाँ पे डेली परफॉर्मेंस करनी होती है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप डेली परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, आप पीछे चले जाएंगे, दूसरा बच्चा आगे निकल जाएगा। ऐसा ही है। तो एक बहुत ही प्रेशर की लाइफ होती है। जिस तरह वो बच्चे आते हैं, हाँ, उस प्रेशर में हमने सपोर्ट करना है ना, बिल्कुल, उसमें हमने क्रिटिसाइज नहीं करना। सही कह रहे हैं। तो अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे बीइंग फॉर्मर क्रिकेटर्स, तो वो बच्चे आपके बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड बच्चे जो है वो डिसहार्ट होंगे, और फिर आपकी मजबूत पाकिस्तान टीम नहीं बनेगी। तो आप क्रिटिसिज्म भी करें, टेक्निकल भी कोई बात करें, तो ये सोच के करें जिससे बेहतरी आए। और अगर आपने क्रिटिसिज्म करना है तो करें क्रिटिसिज्म, लेकिन उसका हल बताएं। अगर आप समझते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है तो उसका हल बताएं, ताकि जो लोग बैठे हुए हैं काम करने के लिए, वो उस आपकी राय से फ़ायदा उठा के चीज़ों को हल करें जी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो खैर माइंड नहीं करता है, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं या जो लोग मुख्तलिफ एंगल से बात करते हैं जी, इट्स ऑलवेज लर्निंग फॉर मी। मैं तो देखता हूँ कि यार ये मैं सोच भी नहीं सकता कि बंदा ये बात भी कर रहा है। बिल्कुल। तो जाहिर बात है इसमें कोई ना कोई चीज़ तो होगी, तो हम उसमें पॉजिटिव तलाश करने की और कोशिश करते हैं कि वो सिस्टम में डालें। ऐसा ही है। अभी इंग्लैंड की टीम आपने देखी, वर्ल्ड कप में पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे थी जी। उनके जो एक्स प्लेयर्स थे, जो वहाँ के मीडिया जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इतना ज़्यादा उन प्लेयर्स को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। इसकी क्या वजह है? देखिए, अब वही बात है ना कि हमारे जहनों में, उनके जहनों में, उनकी ग्रोथ में, उनके माशरे में, हमारे माशरे में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बहुत अरसा वहाँ रहा हूँ, और वो एक्सेप्ट करते कि खेल जो है ना, इसमें सिर्फ जीत नहीं है,
इसमें ज़्यादा हार होती है। बिल्कुल। अगर आप देखें स्पेशली हमारे गेम में, अगर आप प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई भी प्लेयर जो है ना हर इनिंग में सेंचुरी नहीं बनाता। दुनिया में आज तक ऐसे प्लेयर आए ही नहीं है कोई जी। कि जो आप जिससे एक्सपेक्ट करें। एक ब्रैडमैन साहब का रिकॉर्ड है कि 99.97 का एवरेज। बाकी आप देखें कि कोई बंदा नहीं, कि जितने जो दुनिया के बड़े बेहतरीन और बेस्ट प्लेयर हैं वो तीसरी से चौथी इनिंग में जाके जो है 50 या 100 बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि 75% तो फेलियर है जी, 25% सक्सेस है ना। एग्जैक्टली। तो इतनी फेलियर और इतनी कम सक्सेस की परसेंटेज में आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, एग्जैक्टली। क्रिटिसिज्म की नहीं है। तो वो मुआशरे जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। जो नाजरीन देख रहे हैं आपको, उनको क्या मैसेज है आपका उन बच्चों के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक के भी, डायरेक्टर एकेडमी भी हैं, बच्चों को मैसेज दे दें। मैसेज यही है कि देखें, परफॉर्मेंस पे बिलीव करें, मेहनत, डेडिकेशन। क्रिकेट डेडिकेशन के बगैर आप नहीं खेल सकते। क्रिकेट के लिए शौक़ नहीं, जुनून चाहिए, और जुनून पैदा करें, मेहनत करें, और जो चीज़ें मिसिंग है पाकिस्तान टीम में उसको पूरा करें आगे जाकर। और बिलीव जो होना चाहिए इंसान का वो अपनी मेहनत और परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला मसरूफियात में से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। नदीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज टाइम निकाला। मैं आपको बताता चलूँ कि नदीम भाई से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमको सीखने को मिली। उन्होंने बताया डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ मिलेंगे, एक नए सेलिब्रिटी के साथ, नए पाकिस्तान के स्टार के साथ आपको भी मिलवाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।